हेलो फ्रेंड, तो आज मैं सेकंड चैप्टर वर्णमाला पढ़ाती हूँ। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई थी हिंदी भाषा। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछ ले वर्णमाला क्या होता है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा जो होता है, भाषा यह संस्कृत के भाष शब्द से बना है तथा भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाषा की सार्थक इकाई जो होती है, अगर पूछ ले भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं तो भाषा की सार्थक इकाई को हम लोग वाक्य कहते हैं। उसके बाद वाक्य कैसे बना है? वाक्य जो है ध्वनि आता है, ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण के बाद अक्षर बनते, अक्षर के बाद पद बनता है, पद के बाद पदबंध बनता है, पदबंध के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद कोई भी वाक्य आता है। तो इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो इन्हीं को, ये वाक्य को ही भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। ध्वनि या वर्ण जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो ध्वनि या वर्ण जो होते हैं यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर पूछ दे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो हम लोग बताएंगे, आप लोग बता सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि या वर्ण होती है। उसके बाद लिखने के आधार पर स्वर जो होते हैं, या पूछ ले कुल स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं तो 11 होते हैं। लिखने के आधार पर स्वर या कुल स्वर तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो टोटल ये 11 स्वर हैं। इन्हीं को कुल स्वर बोल दो, या लिखने के आधार पर स्वर पूछे तो 11 होते हैं। फिर आता है बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं 10 होते हैं। क्यों 10 होते हैं? क्योंकि री को हटा दिया जाता है, क्योंकि री में र व्यंजन आता है, इसीलिए बोलने के आधार पर 10 लिया जाता है और री को हटा देते इसलिए स्वरों की संख्या 10 हो जाती है। फिर आता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। पहले तो स्वर जो होते थे 3 लिया जाता था, लेकिन अब मेन जो है 2 ही लिए जाते, क्योंकि जो प्लस स्वर थे वह संस्कृत भाषा में होते हैं, न कि हिंदी भाषा में होते हैं। तो जो हर्ष स्वर है इसमें कितने स्वर आते हैं? हर्ष स्वर में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं तो देखते हैं हम। अ, ई, उ, री, तो 4 जो होते हैं हर्ष स्वर में आते हैं। और हर्ष स्वर जो होते हैं इनको बोलने में, जिसको बोलने में कम समय लगता है उसी को हर्ष स्वर कहते हैं। फिर दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको बोलने में अधिक समय लगता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर पूछ दे दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अब इनमें भी डिवाइड हो गया है कि आ, बड़ी, बड़ा ऊ जो होते हैं यह मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मूल दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं मतलब कि जो मतलब एक ही वर्ड जो होता है अ प्लस अ वर्ड ही मिलकर के आ बनाता है। बड़ी ई कैसे होगी? ई प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएगा। ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाए। इसी को सजाती संधि स्वर भी कहा जाता है। क्यों सजाती स्वर संधि कहा जाता है? क्योंकि जो अ और अ है वो एक ही वर्ड है और इसी को मिलकर के आ बना, इसीलिए इसको सजाती संधि स्वर कहते हैं। उसके बाद ए, ओ, औ, 4 जो होते हैं यह दीर्घ, संयुक्त दीर्घ या विजाती संधि कहे जाते हैं। ये 4 होते। क्यों इनको विजाती संधि कहा जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं ये अलग अलग वर्ड से मिलके बने होते। अ प्लस ई जब मिलता ए बनता, अ प्लस ई ए, अ प्लस ए, तो ए के आ रहा है तो ए आ जा रहा है। फिर अ प्लस ऊ जो होगा औ, अ प्लस ऊ को ओ बोलेंगे, अ प्लस ओ को औ बोलेंगे। एक मात्रा और लगा देंगे तो औ हो जाएगा। उसके बाद अगर जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो जानते हैं।
पहला होता है अग्र स्वर और दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। यानी कि जीभ के भाग के आधार पर स्वर पूछ ले तो 3 होते हैं। पहला अग्र होता है, दूसरा मध्य होता है, तीसरा पश्च होता है। तो अग्र में कौन कौन से आते हैं? अग्र में ई, बड़ी ई, ए, यानी कि 4 जो होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम में आता है, तो इसलिए अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जो होता है अ होता है, क्योंकि यह जीभ के बीच वाले भाग से बोलते हैं। फिर ये पश्च स्वर जो होता है आ, उ, बड़ा उ, ओ, आ जो होता है यह चंद्र रहता है आ में, तो ये जो होगा यह पश्च स्वर कहलाएंगे। कैसे याद कर सकते हैं? ई, बड़ी ई, ए जो होते अग्र होते हैं और मध्य में अ आ गया तो जितना बचे हैं री को छोड़ करके वे सारे पश्च स्वर कहलाएंगे। उसके बाद अगर पूछ दे मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन सी होती है? एक समृद्ध स्वर होता है, एक विवृत होता है, एक अर्ध समृद्ध होता है, एक अर्ध विवृत स्वर होता है। तो समृद्ध स्वर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इसमें स्वरों का उच्चारण करने में मुख सबसे कम खुलता है, इसीलिए इसको समृद्ध स्वर कहते हैं। अगर अर्ध समृद्ध पूछ दे तो अर्ध समृद्ध जो होगा इसमें थोड़ा सा अधिक मुंह खुलेगा, इसीलिए अर्ध समृद्ध कहलाएगा। विवृत जो होगा इसमें मुख सबसे अधिक खुलता है अथवा मुख पूरा खुलता है, तो यानी विवृत में मुख अधिक खुल रहा है तो अर्ध विवृत जो होगा उससे थोड़ा कम ही खुलना चाहिए, क्योंकि आधा हो जा रहा है। उसी तरह से ये ज़्यादा खुल रहा है, कम खुल रहा है, तो इससे थोड़ा सा अधिक यहाँ खुल रहा है अर्ध समृद्ध में। तो समृद्ध स्वर पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो समृद्ध स्वर ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, तो ये जो होते हैं 5 होते हैं समृद्ध स्वर ई, बड़ी उ, बड़ा उ, री। उसके बाद विवृत कौन सा होता है? विवृत आ होता है। अर्ध समृद्ध जो होते हैं ए और वो, ए ओ को अर्ध समृद्ध कहा जाता है, ए ओ। फिर अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं? अ आता है, ए आता है, औ आता है, आ आता है। तो अर्ध विवृत में अ, ए, औ, आ, तो अर्ध विवृत में ये सारे स्वर आते हैं। उसके बाद अगर पूछ दे ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मुखाकृति के आधार पर स्वर जो होता है ये गोलाकार या वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार होता है। वृत्ताकार क्यों कहा जाता है? वृत्ताकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इसको बोलते हैं तो मुंह वृत्त के आकार का हो जाता है, यानी गोल। जैसे बोलेंगे ऊ, ऊ, ओ, औ, तो एकदम गोल सा होठ हो जा रहे हैं हम, तो इसीलिए इनको वृत्ताकार कहा जाता है, या गोलाकार या वृत्तमुखी अथवा वर्तुल। कोई भी पूछ सकता है, नाम देकर पूछ लेगा वृत्तमुखी या वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुल स्वर कौन से होते हैं, ये पूछ सकता है। तो ये सारे जो होते हैं जिनको बोलने में हमारा मुंह गोल हो जाए उसी को हम गोलाकार स्वर कहते हैं। उसके बाद अवृत्ताकार आता है। अवृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, यानी कि अवृत्ताकार जो होता है इसमें बोलेंगे तो वृत्त के आकार का मुंह नहीं होगा। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि इनमें स्वर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हीं व्यंजन कहते हैं। तो मूल व्यंजन अगर पूछ ले, मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। अगर कुल व्यंजन पूछ ले तो कुल व्यंजन जो होते हैं 39 होते हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं और कुल व्यंजन अगर पूछ ले तो 39 होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है, पूछ ले स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में आते हैं, तो क से प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन आप लोग याद रखिए कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से प वर्ग तक जाने के लिए देखते हैं कि क वर्ग जो आता है, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, अंगा। तो ये जो होंगे एक कंठ वर्ग के, क वर्ग जो होंगे एक कंठ वर्ग से, क से कंठ याद कर सकते हैं आप लोग कि कंठ वर्ग में आता है। उसके बाद जो होंगे तालव्य, यानी च वर्ग जो होगा च, छ, ज, झ, इया, यानी कि ये तालव्य वर्ग के होंगे। उसके बाद जो होंगे ट वर्ग, ट मूर्धन्य, मूर्धन्य जो है यह ट वर्ग आएगा, ट, ठ, ड, ढ, ढ,
यानी मूर्धन्य वर्ग हो जाएगा। उसके बाद दंत वर्ग कौन से होंगे? त, दंत, त यहाँ आ रहा है दंत, दंत याद कर सकते हैं आप लोग त वर्ग के, त, थ, द, ध, न, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग कैसे पढ़ेंगे? जो पी वर्ग के सभी व्यंजन जो हैं वह सारे ओष्ठ वर्ग में आएंगे। प, फ, ब, भ, म, यानी कि जो लास्ट में ये सारे होंगे किसी भी क वर्ग हो, च वर्ग हो या ट, त, प वर्ग, कोई भी वर्ग का लास्ट जो व्यंजन होगा वह नासिक के अथवा अनुनासिक व्यंजन कहलाएगा। अगर दे दे ड कैसा व्यंजन है तो ड जो है नासिक अथवा अनुनासिक है। अगर न पूछ दे कैसा व्यंजन है तो न जो है नासिक अथवा अनुनासिक बता सकते हैं आप लोग। इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल, 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें य, व जो होता है ये अर्ध स्वर होता है। पूछ ले कि अर्ध स्वर कौन से हैं? तो अर्ध स्वर य, व को कहते हैं। और र जो होता है लुंठित अथवा प्रकंपित, यानी कि र को बोलने पे कंपन यानी कंपन होता है, हमारे जीभ या होठ मुंह में कंपन होता है उसी को, इसीलिए इसको लुंठित या प्रकंपित कहते हैं र को। उसके बाद ल आता है। ल को पार्श्विक कहा जाता है। क्यों पार्श्विक कहा जाता है? क्योंकि जीभ का पिछला हिस्सा दांत से टकराता है। यानी आप लोग याद कर लीजिए कि ये ल को पार्श्विक कहते हैं और र को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। य, व को अर्ध स्वर कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर में छ, त्र, ग, छत्रज्ञ आप लोग याद कर सकते हैं। फिर श्र आता है। तो उसके बाद छ को कैसे लिखेंगे? छ को क प्लस स, क प्लस स जो होगा तो छ बनेगा। त प्लस र, त आ ही रहा है, त्र आ रहा है, त और र बोलने में आ रहा है तो त और र, त्र हो गया। उसके बाद ये आज्ञा जो है ये ज की तरह दिख रहा है तो ज, और यहाँ ये भी ज की तरह थोड़ा, हाँ ये क्या स्र, स्र में स और र आ रहा है। तो एक बात आप लोग याद कर सकते हैं कि जो पहला वर्ड होगा उसमें सारे में हलंत यानी आधा होगा सारा। तो ऐसे आप लोग याद करते हैं कि छ जो है क प्लस स से बना है। त्र, त्र में त प्लस र, त्र वैसे ही पता चल रहा है आप लोग कि त्र जो है त और र आ रहे हैं तो त जो है आधा होंगे और स्र में स आधा होगा और र स्र आ रहा है। जो भी पहला वर्ड होगा इसमें संयुक्त स्वर में वो आधा ही होगा। उसके बाद आगत आते हैं। पर आगत में कौन से स्वर आते? आगत में आ आता है, यह अंग्रेजी से आया शब्द है। आ जो है यह अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ, यानी ये जो नुक्ता नीचे लगा दिया जाता है, यानी कि अगर पूछ दे आगत व्यंजन कौन से होते हैं तो क, ख, ग, ज, फ ये आगत व्यंजन है जो कि नुक्ता लगा दिया जाता है इसमें। और ये कैसी ध्वनियाँ है? तो ये अरबी फारसी भाषा है। जो क, ख, ज, फ है ये अरबी फारसी है। फिर आता है उष्म संघर्षी व्यंजन अथवा उष्मी व्यंजन। क्यों इसको उष्म संघर्षी या उष्मी कहते हैं? क्योंकि उष्मा निकलती है, इसको बोलने पर उष्मा निकलती है। कौन कौन से होते हैं? स, स, ह, स, स, ह होते हैं। तो जो स होता है ये तालव्य है और स जो है ये मूर्धन्य है और स जो है यह वर्तस्य है और ह जो होता है ह को काकल्य वर्ण या स्वर यंत्री भी कहा जाता है। फिर अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह वर्ण जो होते हैं 2 होते हैं, अंग और जो होते हैं 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो जो कंठ होंगे, कंठ पहले तो ये फिगर आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे याद करेंगे? कंठ ले लिए तो कंठ यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता है। अघोष पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सारे सघोष होते हैं। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 थर्ड और फिफ्थ, यानी कि जो भी ऑड नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर जो भी हैं 1, 3, फिफ्थ ये सारे जो हैं अल्प प्राण है। ऑड नंबर अल्प प्राण है। अल्प प्राण ऑड नंबर जितने होंगे ये अल्प प्राण होंगे और सेकंड और फोर्थ जो होंगे यह महाप्राण होंगे, यानी जो इवन नंबर है वो महाप्राण है।
तो कंठ जब आएगा और पहला और दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते, कंठ है क ख ग घ अंगा, और तालव्य है च छ ज झ ञ, मूर्धन्य है ट ठ ड ढ़ ड़, फिर दंत है त थ द ध न, ओष्ठ है प फ ब भ म, तालव्य है सय, वर्तस्य जो है वर्तस्य सरल, सरल याद कर लीजिए सरल, और तालव्य सय, वर्तस्य सरल और तालव्य सय। दंत्योष्ट में वो आएगा, दंत्योष्ट जब पढ़ रहे हैं वो आ रहा है दंत्योष्ट। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि पहला दूसरा जो है अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा जो है यह सघोष है। अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? जो ऑड नंबर होंगे, यानी कि 1, 3, 5 पे जो आएंगे संख्याएं, वे सभी जो वर्ण आएंगे वे सभी अल्प प्राण होंगे, और सेकंड और फोर्थ पे जो आएंगे वे सभी महाप्राण होंगे। तो ऐसे आप लोग याद कर दीजिए। फिर कैसे याद करेंगे? जैसे अघोष, अघोष जो है वह 1 और सेकंड जो है अघोष है। सघोष कौन सा है? 3, 4 और 5th सघोष है। अल्प प्राण कैसे याद करेंगे? ऑड नंबर, ऑड 1, 3, 5th ये अघोष अल्प प्राण है, और महाप्राण यानी कि इवन नंबर जो है 2nd, 4th ये महाप्राण है। और उसके बाद कंठ में अ और आ याद कर लीजिए आप लोग कि अ और आ जो है कंठ वर्ग में आते हैं। फिर तालब में कौन आता है? ई, बड़ी ई तालब में आता है। मूर्धन्य में री आता है। कंठ्योष्ट में ओ आते हैं, और कंठ तालब में ए आते हैं। ओष्ट में ऊ और बड़ा ऊ। तो एक आप लोग याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा।